हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेबर का जो सत्ता के प्रकार हैं उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वेबर के दो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, एक सामाजिक क्रिया और दूसरा सत्ता के प्रकार। सामाजिक क्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं और एक उसके बारे में एक क्विज का भी आयोजन कर चुके हैं, जिनमें कुछ विद्यार्थियों ने जवाब दिए और कुछ ने नहीं दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जवाब देंगे उस क्विज का। और आज हम पढ़ेंगे सत्ता के प्रकार, जो दूसरा टॉपिक है। सबसे पहले हम सामान्य तौर पर जो सत्ता होती है वो क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। सत्ता का तात्पर्य ये होता है कि एक व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति जिसकी वजह से वह दूसरों को आदेश दे सकता है और उस शक्ति को सभी लोग स्वीकार भी करें कि वास्तव में इस व्यक्ति के पास जो शक्ति है, ताकत है या आदेश देने की जो क्षमता है वो सही है, उचित है, युक्ति संगत है, और दूसरे लोगों को जिनको वो आदेश दे रहा है उनको उस आदेश की पालना करनी भी चाहिए। तो इस प्रकार की शक्ति जिसे समाज माने, स्वीकार करे और युक्ति संगत बताए, ऐसी शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। कई बार व्यक्ति बंदूक की नोक पर भी अपनी शक्ति दिखाता है और लोगों को किसी भी कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है वह समाज स्वीकार नहीं करता, वो उसे गलत मानता है। तो ऐसी शक्ति सत्ता नहीं है, वो केवल उत्पीड़न है। तो सत्ता केवल वही होगी जिसे समाज स्वीकार करे, ऐसी शक्ति को ही सत्ता कहा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं वेबर की जो सत्ता की परिभाषा है वो क्या है। वेबर ने कहा कि सत्ता शक्ति का वैध रूप है, अर्थात दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना या व्यवस्थित करना और उसके बारे में निर्णय लेने की जो किसी व्यक्ति के पास अगर अधिकार है और समाज उस अधिकार को मान्यता प्रदान करता है, तो उस व्यक्ति के ऐसे अधिकारों को या उस व्यक्ति के ऐसी शक्ति को सत्ता कहा जाएगा। प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्यक्ति को दूसरे लोगों को नियंत्रित, निर्देशित करने की क्षमता आखिर मिलती कहाँ से है, और व्यक्ति के पास अगर कोई सत्ता है तो कब ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति सत्तावान है या उसके पास सत्ता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सत्ता के ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके उपस्थित होने पर ही व्यक्ति की जो ताकत है, शक्ति है, वह सत्ता बन पाएगी। तो इस संबंध में 5 तत्वों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। नंबर 1, अगर कहीं सत्ता विद्यमान है तो एक शासक समूह जरूर होता है जो आदेश देता है। जैसे परिवार में पिताजी आदेश देते हैं, थाने के अंदर थानेदार आदेश देता है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो उन आदेशों का पालन करे, जिसे यहाँ पर शासित व्यक्तियों का समूह कहा गया है। परिवार में जैसे बेटे बेटियाँ पिताजी के आदेश की पालन करते हैं तो वह शासित व्यक्तियों का समूह कहलाएगा। थाने के अंदर कांस्टेबल वगैरह थानेदार के आदेशों का पालना करते हैं। देश के कर्मचारी राष्ट्रपति के आदेशों की पालना करते हैं, तो ये सभी लोग कर्मचारी जो होते हैं वो शासित व्यक्तियों का समूह कहलाएगा और राष्ट्रपति शासक समूह कहलाएंगे। नंबर 3, शासक लोगों की इच्छा, अर्थात आदेश देने वाले जो शासक लोग होते हैं, शासक वर्ग के लोग होते हैं, वे अपनी इच्छा से अगर आदेश देते हैं शासित व्यक्तियों को, तब ये माना जाएगा कि शासक लोगों के पास सत्ता है। चौथी बात, शासित लोगों द्वारा आज्ञा का पालन करना, अर्थात जो लोग शासित हैं, जिनको आदेश दिया जाता है, तो आदेश प्राप्त होने पर वे लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये माना जाएगा कि यहाँ सत्ता विद्यमान है, सत्ता काम कर रही है। और अंतिम जो 5वीं बात है वो ये है कि शासित लोग ये भी प्रदर्शित करें साथ साथ में कि वो अपनी स्वेच्छा से आदेश की पालना कर रहे हैं, अर्थात कोई दबाव नहीं है, बल्कि यह है वो अपनी स्वेच्छा से शासक वर्ग के आदेशों की पालना कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर बच्चे लोग अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो किसी ज़बरदस्ती या किसी स्वार्थ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये एक सत्ता के का इम्पोर्टेंट तत्व है। कुल मिलाकर ये 5 तत्व हैं। अगर ये 5 तत्व किसी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो वह सत्ता बन जाती है। इसके बाद जो वेबर हैं उन्होंने वैधता के स्रोतों के बारे में चर्चा की है कि आखिर व्यक्ति के पास सत्ता आती कहाँ से है। तो उन्होंने कहा सत्ता
की जो वैधता है वो 3 आधारों पर व्यक्ति को मिलती है, किसी भी व्यक्ति के पास हो सकती है। नंबर 1, जब व्यक्ति के पास जो सत्ता है उसे कानून स्वीकार करे, यानी कानून उसे प्रदान करे, तो इस प्रकार की जो वैधता है वह तर्क वैधानिक वैधता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी जज के पास किसी व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी की सजा देने की जो क्षमता है या उसकी जो वैधता है वो कानून ने उसे दी है, आईपीसी ने उसे दी है या भारत के संविधान ने उनको दी है। तो इस प्रकार की जो वैधता है या तर्क संगतता है वह है तर्क वैधानिक है, यानी कानून पर आधारित है। तो कानून की सहमति के कारण वो व्यक्ति ऐसी सजाएं देते हैं, जज ऐसी सजाएं देते हैं, तो इसलिए उन ये जो वैधता है वो तर्क वैधानिक वैधता है, कानूनी वैधता है, कानूनी युक्ति संगतता है। दूसरी है परंपरागत वैधता। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो परिवार के बारे में निर्णय करते हैं, आदेश देते हैं, तो उनके पास ये जो पावर आई है वो परंपराओं की वजह से आई है। परंपराएं उनकी ताकत को वैधता देती हैं, परंपरा में विश्वास के कारण उनके पास आदेश देने की क्षमता आई है। तो इस प्रकार परंपराएं उनके आदेश को उचित ठहराती हैं। ऐसी वैधता यानी युक्ति संगतता परंपरागत वैधता कहलाती है। तीसरी है करिश्माई वैधता यानी करिश्मेटिक ऑथेंटिसिटी। इस प्रकार की वैधता व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में किसी विशिष्ट गुण के कारण प्राप्त होती है, यानी व्यक्तित्व में विशिष्ट गुण होने के कारण लोग उसकी बातों को ठीक मानते हैं, उसके आदेशों की पालना करते हैं। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में एक विशिष्ट बात थी, उन्होंने आंदोलन किए, उनको आंदोलन को सफलता मिली, जिसके कारण लोगों को लगा कि ये विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके आदेशों की पालना करनी चाहिए, तो इसलिए आदेशों की पालना की। और उस करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उनके पास एक सत्ता प्राप्त हुई, उनको एक ताकत मिली, एक सत्ता मिली, शक्ति मिली, जिसके कारण लोगों ने उनका अनुसरण किया। तो इस प्रकार की वैधता को हम करिश्माई वैधता कहते हैं। आगे चलकर वेबर ने सत्ता के कुछ प्रकार बताए, जो 3 प्रकार थे। नंबर 1 तर्क वैधानिक सत्ता, नंबर 2 परंपरागत सत्ता और नंबर 3 करिश्माई सत्ता। वेबर का मत है कि तर्क वैधानिक सत्ता वह सत्ता होती है, अर्थात व्यक्ति के पास ऐसी ताकत जो कानून के कारण आई है, कानून के कारण उस व्यक्ति को जो ताकत मिली है, शक्ति मिली है या सत्ता मिली है, उसे हम तर्क वैधानिक सत्ता कहते हैं। जैसे थानेदार के पास जो ताकत है वो तर्क वैधानिक ताकत है, तर्क वैधानिक सत्ता है। परंपरागत सत्ता अर्थात ऐसी सत्ता जो परंपराओं की वजह से आई है, जैसे पिताजी के पास है। नंबर 3 करिश्माई सत्ता, ऐसी सत्ता जो व्यक्तित्व में कोई खास तत्व है, खास बात है, उसकी वजह से जो लोगों को एक निश्चित दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं, यानी लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो ऐसी सत्ता करिश्माई सत्ता कहलाती है, जैसे महात्मा गांधी के पास थी। तो कुल मिलाकर के वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। इस प्रकार ये वेबर का जो सिद्धांत है, अब अंत में इसकी आलोचना है, तो मैं पुनः एक बार आपको मैं इसके बारे में पूरा थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले वेबर ने सत्ता की परिभाषा दी। सत्ता का तात्पर्य है ऐसी शक्ति जिसके कारण व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को व्यवस्थित नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तो उसे हम ऐसे अधिकारों को, ऐसी शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सत्ता के कुछ 5 तत्व होते हैं जो किसी सत्ता में विद्यमान होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी तत्व विद्यमान या कम हो तो वह फिर सत्ता नहीं कहलाएगी, उसे हम अल्टीमेट पावर नहीं कहेंगे। नंबर 1 शासक समूह होना चाहिए जो आदेश देता हो। दूसरा शासित व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो आदेश की पालना करते हैं। नंबर 3 शासक लोगों की इच्छा भी बहुत जरूरी है कि वो अपनी इच्छा से आदेश दे। अगर वो इच्छा से आदेश नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब सत्ता उनके पास नहीं है। नंबर 4 शासित लोगों द्वारा आज्ञा का पालन करना। और नंबर 5 शासित लोग ये प्रदर्शित करें कि वो अपनी स्वेच्छा से आदेश का पालन कर रही हैं। उसके बाद में
अगला जो टॉपिक है वो उन्होंने कहा वैधता के स्रोत, यानी व्यक्ति को आदेश देने की जो वैधता वो कहाँ से मिलती है। तो नंबर 1, अगर कानून से मिलती है तो वह वैधता तर्क वैधानिक वैधता कहलाती है। अगर परंपराओं की वजह से किसी व्यक्ति को आदेश देने की वैधता मिलती है तो वह परंपरागत वैधता। और अगर करिश्माई वैधता, करिश्माई व्यक्तित्व के कारण अगर उसे आदेश देने की शक्ति मिलती है, वैधता मिलती है, तो वह करिश्माई वैधता है। अब इस आधार पर सत्ता के भी 3 प्रकार बनते हैं। नंबर 1, तर्क वैधानिक सत्ता, अर्थात कानून के आधार पर व्यक्ति को जो सत्ता मिलती है वो तर्क वैधानिक है। नंबर 2, परंपरागत सत्ता, परंपराओं के आधार पर मिलती है, यानी परंपराओं के कारण व्यक्ति सत्तावान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। नंबर 3, करिश्माई सत्ता, यानी व्यक्तित्व में एक विशिष्ट करिश्माई ताकत होने के कारण से लोग उसके आदेशों की पालना करने लग जाते हैं। नंबर जो अंतिम पॉइंट है वो है आलोचना। यहाँ पर आलोचना वेबर की गई है सिद्धांत की। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए थे, जैसे पिछले टॉपिक में पढ़ा था, परंतु उन्होंने सत्ता के 3 ही प्रकार बताए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की है तो सत्ता भी 4 प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक क्रिया में सत्ता विद्यमान होती है। अतः उनका ये सिद्धांत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सत्ता के केवल 3 ही प्रकार बताए। नंबर 2, उनकी एक आलोचना ये भी है कि वेबर ने यह कहा था कि जो तार्किक वैधानिक सत्ता है वह केवल पूंजीवादी समाजों में पाई जाती है, जबकि आलोचकों का मत है कि ऐसी सत्ता परंपरागत समाजों में भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है वेबर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सत्ता की व्याख्या करता है, और समाजशास्त्र में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हमने ये जो सिद्धांत देखा, इसके बारे में हम एक क्विज का आयोजन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देखोगे, और क्विज इसी जो सिद्धांत है इसी पर आधारित होगी। जो इसमें यहाँ बताया गया केवल उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे और क्विज के प्रश्नों का जवाब देंगे। और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे सब चीज़ें जो भेज रहे हैं, और निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। तो आप क्विज का जवाब देना, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद।